अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह बहर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का लेक्चर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स। तो बेटा अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जिसका नाम है स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस की बात करें बेटा तो अक्सर जो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेस का, वो होता है एक परेशानी दिमाग में डाल देना। ठीक है, अगर कोई काम ना हो तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक जनरल टर्म है, लेकिन हम फिजिक्स में इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। ठीक है, तो इसको हम समझने से पहले कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर हमने जो है ना वो फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि फोर्स जो है वो मुख्तलिफ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जब वो ऑब्जेक्ट पर लग रहा होता है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट को जो है ना वो मोशन में भी लाता है, उसके बाद उसको रेस्ट में भी लाता है और उसके बाद वो उसको डिफॉर्म भी करता है। ठीक है, उसी फोर्सेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा हम। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बलून है और हम इस बलून पर अपने हाथों से उसको जो है ना वो कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं दोनों हाथों से, तो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास स्केल है और उस स्केल पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा बेटा तो क्या हो जाएगी, वो भी थोड़ी सी अपनी जो है ना वो साइज और शेप चेंज कर देगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये स्प्रिंग पड़ा हुआ है और मैं क्या करता हूँ कि इस स्प्रिंग पर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा वेट जो है ना वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जब वेट में बढ़ा दूंगा तब क्या होगा कि उसकी जो लेंथ होगी वो भी जो है ना बढ़ती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रबर बैंड है बेटा और जब मैं उस रबर बैंड को दोनों हाथों से खींचूंगा तो क्या होगी कि उसकी साइज जो होगी वो चेंज हो जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये जो चार हमने एग्जांपल बेटा डिस्कस किए, इन चार ही एग्जांपल में एक चीज कॉमन है। वो क्या है, वो ये है कि जब हम इन चार ही एग्जांपल पर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी साइज और शेप चेंज कर देते हैं। अब इन पर हम फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये चार ही एग्जांपल हमारे क्या होंगे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन और शेप में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस बलून की बात करें बेटा तो अगर इस बलून को मैं कंप्रेस करता हूँ, मैं दोनों तरफ से जो है ना वो फोर्स लगाता हूँ, तो क्या होता है कि तब मैं वो फोर्स लगाने के बाद उसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आता क्यों है, क्योंकि वो अंदर से फोर्स लगाता है बाहर आने के लिए। ठीक है, एक उसका फोर्स जो मैं बाहर से लगाता हूँ और एक वो बलून है जो अंदर से फोर्स लगाता है अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने के लिए। ठीक है, तो हम उस फोर्स को कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें बेटा तो स्ट्रेस भी वही होती है कि किसी एरिया पे लगने वाला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हो, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें बेटा तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एरिया पे लगने वाला रिस्टोरिंग, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रेस को और बेहतर नमूने से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये स्प्रिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब इस स्प्रिंग पर हम दोनों अतराफ से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों अतराफ से इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हम फोर्स लगाते हैं बेटा ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, या हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब डिफॉर्म क्या होता है कि किसी चीज, ऐसा फोर्स जो किसी चीज को बिगाड़े, उसकी साइज और या शेप को चेंज कर दे। ठीक है, तो इस किस्म के फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है बेटा वो बेसिकली क्या है, वो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे कि ये फोर्स हम रिमूव कर देंगे, मतलब कि बाहर से लगने वाले फोर्स जो हैं वो जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहले कंप्रेस होगा, उसके बाद वो जब हम फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्यों आ रहा है, क्यों कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं बेटा इस एरिया पर,
तो उसके बाद ये जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो वो कंप्रेस होने के बाद ये स्प्रिंग अब इंटरनली एक फोर्स लगा रहा है उसी एरिया पे बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब जब ये बाहर की तरफ एक इंटरनल फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स की वजह से वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा और उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो लगेगा, ठीक है। अगर कि हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रेस की बात करें बेटा तो इस स्ट्रेस का जो फार्मूला बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जब किसी एरिया पे लग रहा होता है तो हम बोलते हैं वो क्या है, वो स्ट्रेस है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि हम स्ट्रेस को जो है ना वो एक ग्रीक लेटर सिग्मा से शो करते हैं और ये फोर्स क्या है हमारा, वो है इंटरनल फोर्स है, ठीक है। और किस पे लग रहा है, वो उस इंटरनल एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। ये बन जाएगा स्ट्रेस का फार्मूला, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसके यूनिट की बात करें बेटा तो यूनिट हम किस तरीके से निकालेंगे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में इसका यूनिट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा डाइन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा बेटा कि सर आपने स्ट्रेस का जो फार्मूला पढ़ाया है वो है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का भी तो फार्मूला वही है, तो हम प्रेशर और स्ट्रेस को किस तरीके से डिफाइन करें कि प्रेशर और स्ट्रेस में जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो हम अभी इसको समझते हैं बेटा कि प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेटा अभी हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर पे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें बेटा तो ये दोनों ही जो फार्मूले हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब हम देखें कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। अगर हम इनकी जो फार्मूले हैं बेटा इनकी अगर थोड़ी सी बात करें तो स्ट्रेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं सिग्मा से और प्रेशर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं पी से, ठीक है। लेकिन अगर फार्मूले की बात करें बेटा वो सेम ही है, यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया है और यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया है। अगर हम इन दोनों को समझने की कोशिश करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर हमने वही सेम स्प्रिंग का एग्जांपल लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग पर दो फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ से, ठीक है। अगर हम ये बाहर की तरफ से जो दो फोर्सेस हमने लगाए हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है। जब हम वो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होगा। जब जब हम वो फोर्सेस हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझे बेटा कि जब बाहर वाला कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की एरिया पर जो है ना वो अप्लाई हो रहा होता है, या हम ऐसा कहें कि अप्लाइड फोर्स जो है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वो जब किसी एरिया पे लग रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि बाहर का कोई फोर्स हो, मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स हो जो किसी एरिया पे लग रहा हो, हम उसको बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। और जब हम ये फोर्स लगाना छोड़ते हैं तो क्या होता है कि एक इंटरनल फोर्स लग रहा होता है उसी एरिया पे अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है बेटा वो बेसिकली होता है स्ट्रेस, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चला कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया और ये होता है इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब इसको एक जनरल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पर बेटा ऐसा होता है कि हमारी कभी कभार ऐसा होता है कि दिल नहीं करता कि हम ना पढ़ें, ठीक है। फिर हमारा कोई भाई होता है, कोई सिस्टर होती है या कोई पेरेंट्स होते हैं तो हमें कहते हैं बेटा आप पढ़ जाएं, ठीक है। आप पढ़ें, हमें फोर्स कर रहे होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें प्रेशर ना करो, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि वो हमें जो है ना वो जोर से अपनी हमारी खुद की मर्जी ना होने के बावजूद हमें फोर्स कर रहे होते हैं कि आप पढ़ें, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो बेसिकली एक प्रेशर होता है, ठीक है। अब
हम इस एग्जांपल को उस प्रेशर से कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे दिल तो नहीं कर रही, लेकिन वो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं कि बेटा पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि अब ऐसा होता है कि हमारे एग्जाम जब करीब आ जाते हैं तो हमें कोई कहता भी है कि बेटा अब ना पढ़ो, भी हम क्या करते हैं, हम खुद से पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें क्यों, कि हमें पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी खुद की दिल कहती है, हमारा खुद का मन चाहता है कि हम पढ़ें। जब हम खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं किससे, स्ट्रेस से, ठीक है। तो मतलब कि जब पेरेंट्स हमें जो है ना वो फोर्स कर रहे होते हैं तो ये होता है मतलब प्रेशर। और उसके बाद जब हम खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बाहर वाला बंदा हमें नहीं कह रहा, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं किससे, स्ट्रेस से, ठीक है बेटा। तो अगर हम स्ट्रेस और प्रेशर की बात करें तो ये दोनों ही बेसिकली बेटा एक ही चीज है, ठीक है, ये दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। अब बराबर कैसे हैं, हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब हम कहते हैं कि ये बराबर है, मतलब फोर्स इंटरनल और फोर्स एक्सटर्नल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बेटा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होता है कि जब हम कोई बाहर से जब हम ये फोर्स लगाते हैं तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही लग रहा होता है उसी एरिया पे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि जो हमारा इंटरनल फोर्स है उतना ही अप्लाई हो रहा है जब हम एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों के साथ जो है ना वो एरिया को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, फोर्स इंटरनल डिवाइड बाय एरिया क्या होता है हमारे पास, वो होता है स्ट्रेस। और फोर्स एक्सटर्नल डिवाइड बाय एरिया वो होती है हमारे पास प्रेशर, ठीक है। तो हमें यह भी मालूम हुआ कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों ही इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की तरफ, ठीक है। तो स्ट्रेस की टाइप जो होती है बेटा वो बेसिकली 4 होती हैं। तो हम अब उसकी तरफ चलते हैं और हमारे पास जो पहली टाइप है वो है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें बेटा तो उसकी डेफिनेशन में कहता है when a deforming force acts normally over an area of a body, then internal restoring force set up per unit area is called normal stress, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जब हम किसी एरिया पे जो है ना डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो अप्लाई कर दें, ठीक है, किसी बॉडी पर, उसके बाद क्या होता है कि वो उस बॉडी पर फिर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का सेटअप हो जाता है, ठीक है, उसी एरिया पे, और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सिलेंडर नुमा शेप है कोई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर जो है ना बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अब हम जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के बाद यहाँ से ये खुद की जो बॉडी है वो अंदर से फिर क्या होगी, इंटरनल फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये अंदर से बाहर की तरफ इंटरनल फोर्स लगाएगी, ठीक है। जब ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी तो हम इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है बेटा। तो नॉर्मल स्ट्रेस वही है जो हमने अभी स्ट्रेस के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है बेटा। अब उसके बाद सेकंड टाइप पे चलते हैं जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा तो इसमें कहता है इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी देन द स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और उसकी लेंथ इंक्रीज और या डिक्रीज हो जाए तो हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है बेटा। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, हमने इस पर जो है ना दो फोर्स लगाकर, मतलब दोनों हाथों से उसको हमने खींचा हुआ है, दोनों हाथों से उस पर फोर्स लगाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। जब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है बेटा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में ही हम इसको बोलेंगे क्या, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है कि इंक्रीज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है बेटा। इसको पता नहीं टेंसाइल पढ़ते हैं या टेंसिल पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी है मतलब, तो आप इसको समझ लीजिए, मतलब कि जब लेंथ में इंक्रीज हो जाए फोर्स लगाने की वजह से तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है बेटा। तो अब उसके बाद दूसरी जो टाइप, अब दूसरी जो चीज है बेटा वो है कि जब हम उसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ तो क्या होगा, फिर वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी मतलब कि ये कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस हो जाएगा तो हम इसको फिर क्या कहेंगे कि ये है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब
कि जब हम फोर्स लगाते हैं उसी स्प्रिंग पर, उसी बॉडी पर, और जब वो कंप्रेस हो जाती है, उसकी लेंथ जो है ना वो कम हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन लेंथ इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं और उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेस, और जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं और उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है तो वो हो जाती है फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम चलते हैं थर्ड टाइप पे, और वो है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है बेटा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो इसमें कहता है व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस ऑफ अ बॉडी produces a change in volume without any change in its geometrical shape is known as वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है बेटा, अब इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, मतलब डिफॉर्म फोर्स लगाएं नॉर्मल ओवरऑल बॉडी के सरफेस पर, तो उस पर ज्योमेट्रिकल चेंज ना हो, मतलब कि जिस तरीके से पहला उसका शेप था वही शेप रहे, वही जब वो डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए भी उसकी शेप में चेंज ना हो फोर्स लगने की वजह से। ठीक है, शेप उसका सेम रहे। अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये मतलब स्फेयर टाइप एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसका एक सिंपल वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं कि इस स्फेरिकल टाइप शेप को या इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी वाटर में डिप कर देता हूँ, किसी वाटर में मैं फेंक देता हूँ। ठीक है, जब मैं पानी में इसको फेंकूंगा तो क्या होगा कि जब ये पानी के बॉटम में जाएगा, जब ये गहराई में चला जाएगा तो क्या होगा कि इस पर जो है ना वो फोर्स लगेगा पानी का चारों अतराफों से। ठीक है, जब इस पर पानी का फोर्स लगेगा तो हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये इसकी जो साइज है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो हमने उसको नाम दिया है वी डैश का। ठीक है, और ये है इसका ओरिजिनल वॉल्यूम। अब उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है बेटा, वो पहले मिसाल के तौर पर इसका वॉल्यूम ये था, अब उसका वॉल्यूम ये बन गया। ठीक है, अगर इसके शेप की बात करें बेटा, तो पानी में फेंकने से पहले जिसका जो इसका शेप था, अब बाद में भी उसका शेप वही है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इसमें चेंज तो आ गई, मतलब फोर्स लगने की वजह से इसमें चेंज तो आ गई, लेकिन इसका जो शेप है वो सेम ही रहा है। ठीक है, अगर हम इसको पानी से निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा कि ये अपना इंटरनल फोर्स अपनी वाल्स पर, अपनी उस एरियाज पर लगाएगा, तो क्या होगा फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है ना वो फिर अख्तियार कर जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि उसके वॉल्यूम में तो डिक्रीज आ गई लेकिन उसका शेप हमारा सेम ही रहा। ठीक है बेटा, अब जब हम इसकी वॉल्यूम की बात करें बेटा, तो हम इसका वॉल्यूम किस तरीके से जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस जो है ना वो उसके बाद जो फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद का वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें वो चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब उसके बाद हम लास्ट टाइप पे चलते हैं बेटा, जो कि हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस या हम उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसकी डिफिनेशन को देखते हैं बेटा, तो इसमें कहता है व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस of a body produces a change in the shape of the body is known as a shearing stress। ठीक है बेटा, अब इस डेफिनेशन को हम क्या करते हैं बेटा, थ्रू एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा कि इस बॉक्स को हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से, इस साइज से या ऊपर की जो जो उसका ऊपर का सरफेस है बेटा, उस पर हम फोर्स लगाते हैं। अब जब हम इसको ऊपर के सरफेस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसका बॉटम अपनी जगह पे होगा, उसका बेस अपनी जगह पे होगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा तो क्या होगा फिर, हमने जो इस पर ये जो फोर्स लगाया है बेटा वो कहाँ लगाया है, वो बेसिकली इस सरफेस के टेंजेंशियल लगाया हुआ है। ठीक है, अब जब इस पर हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया हुआ है तो फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी की जो शेप है बेटा वो चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ भी डेफिनेशन में भी यही कहता है कि जब आप उस किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाएं, ठीक है, तो क्या हो जाए, चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो यही होती है बेसिकली हमारी जो है ना वो शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर हम इसकी फार्मूले की बात करें बेटा, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा वही सेम हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें बेटा फोर्स की, तो फोर्स जो है वो तो हमने टेंजेंशियली लगा दिया।
अब एरिया यहाँ हम कौन सी जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, मतलब कौन सी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एरिया हम वो कंसीडर करेंगे कि जहां से वो बेसिकली टिल्ट हुआ था, ठीक है। ये एरिया देखिए, ये जो यहाँ से इस ऊपर वाले सरफेस हमने जो है ना वो फोर्स लगाया जब इस बॉक्स पर, तो ये एरिया बेसिकली हम कंसीडर करेंगे जहां पर हम जो है ना वो फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, और हमने आज तीन चीजें कवर की बेटा। एक तो स्ट्रेस को पढ़ा, उसके बाद स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस मालूम किया कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी कवर कर दी, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये सभी चीजें जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।